एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। डायरेक्टर नोमी अपनी ऑफिस में बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था और उसके साथ ही वो काफी गहराई में जाकर सोच रहा था कि अचानक ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई तो नोमी ने अपने ख्यालात को दूर किया और कहा, कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। इसके साथ ही एक आदमी ऑफिस में दाखिल हुआ और नोमी को सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, डायरेक्टर साहब, मुबारक हो, आपकी तलाश खत्म हो गई है। ये सुनकर नोमी ने सिगरेट डस्टबिन में फेंका और उस आदमी की बात सुनने के बाद क्यूरोसिटी से पूछा, मैं समझा नहीं। अशफाक हुसैन, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। अरे डायरेक्टर साहब, आप ही ने तो मुझे अपने सीरियल खौफनगर के लिए लोकेशन ढूंढने को कहा था। शायद आप भूल गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूला नहीं था, बल्कि मैं जरा अपने उसी सीरियल को लेकर कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, मिली कोई लोकेशन या नहीं? अरे सर, लोकेशन तो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बेहतर मिली है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच कह रहा हूँ कि एक ऐसी हवेली ढूंढी है मैंने जो सदियों पुरानी है, कम से कम 400 साल से भी ज्यादा। लेकिन उस हवेली को देखकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई बनाई गई हो। मगर आसपास के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सदियों पहले वो हवेली एक राजा ने बनाई थी अपने लिए। उसे शहर के शोर शराबे से बहुत नफरत थी, इसलिए उसने एक वीरान जगह पसंद की, और जहां सबसे ज्यादा वीराना था या लोगों का आना जाना बहुत कम था, वहां उसने हवेली की बुनियाद रखी। कई सालों तक वो राजा उस हवेली में रहता रहा, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके राजा की सारी फैमिली और उस हवेली में रहने वाले बाकी लोग रहस्यमयी ढंग से मारे गए थे। उस दौर के लोकल लोगों ने उनकी लाशें हवेली के साथ ही दफना दी, और यूं जैसे वहां एक कब्रिस्तान भी आबाद हो गया। मैंने देखा है, वहां पर कब्रों की गिनती 30 से 40 के लगभग होगी। और सबसे अच्छी बात, आपके सीरियल वाली कहानी के डिमांड के हिसाब से कब्रें हवेली के साथ ही हैं और वहां पर बहुत सारे पेड़ भी हैं। लेकिन अशफाक, वहां पर शूटिंग करने के लिए हमें किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हवेली किसी की मिल्कियत नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं, और न ही कोई हवेली में आता जाता है। उसके उलट जब भी मैंने हवेली के अंदर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जरूर कोई न कोई तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से वीरान पड़ी इस हवेली में कहीं कूड़ा करकट नहीं देखा। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी है। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है अशफाक, अगर तुम कहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हम कल ही टीम के साथ वहां रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा करो कि हमारे जाने से पहले वहां पर रहने का इंतजाम करवा दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए एक्टर्स को और स्टाफ को। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ये कहकर अशफाक वहां से चला गया तो डायरेक्टर नोमी ने सुख का सांस लिया और सीरियल के एक्टर्स और बाकी स्टाफ को फोन करके कल के बारे में बताने लगा। सारे लोगों ने जो सीरियल में काम करने वाले थे, सब ने हाँ कहा, सिवाय अमजद और साइम के। उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब, आप लोग चलकर बाकी एक्टर्स के शूट ले लीजिए, हम दोनों कुछ दिन बाद आ जाएंगे। हालांकि खौफनगर सीरियल के मेन कैरेक्टर वो दोनों थे, अमजद और सायम, जो अपने बाकी कामों की वजह से नहीं आ सकते थे। इसलिए अगले दिन दोपहर होने तक नोमी ने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और उन्हें बताया कि हम अपने सीरियल खौफनगर के लिए एक ऐसी हवेली में शूटिंग करने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ी है। सबको ये सुनकर हैरत हुई, लेकिन जहां वो सब चल रहे थे
वहां किसी के दिल में इनकार की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी। इसलिए सारा स्टाफ अपना जरूरी सामान बांधे गाड़ियों में जा बैठा और यूं हुई उस हवेली की तरफ रवानगी। शाम होने से पहले सारे लोग हवेली तक पहुंच गए। अशफाक हुसैन वहां पहले से ही सारे इंतजाम पूरे करके बैठा था। अशफाक ने स्टाफ का हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर वेलकम किया और स्टाफ की गाड़ियां हवेली के अंदर चली गईं। सिवाय एक कार के, वो बाहर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि हवेली में गाड़ी खड़ी करने की और गुंजाइश नहीं थी। सारे स्टाफ मेंबर्स ने हवेली का अच्छे से जायजा लिया और डायरेक्टर नोमी से हवेली के बारे में तरह तरह के सवाल किए। शाम गहरी हुई तो नोमी ने सीरियल के शूट के लिए सेट लगवाया। सारी तैयारियां पूरी हो गईं। डायरेक्टर नोमी ने अपने शूट की एक्ट्रेस हुमा को सीन समझाया कि इस तरह उसे छत पर जाकर जलती हुई कैंडल पकड़कर ख्यालों में खड़े होने की एक्टिंग करनी है और इशारे से समझाया कि तुम्हें वहां तक चलकर जाना है और सारे शूट में छत की दीवार के साथ साथ चलना है ताकि शॉट लेने में आसानी रहे। थोड़ी देर बाद नोमी का जो असिस्टेंट था मुनीब, उसने हुमा को छत पर छोड़ा और उसे सीन दोबारा से समझाकर नीचे आ गया। जब शूट रेडी हो गया तो हुमा कैंडल लिए दीवार के साथ साथ चलने लगी। अभी वो चलकर थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे छत पर एक बेहद भयानक शक्ल वाली औरत सामने दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो हुमा को अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, आओ मेरी तरफ आओ। वो औरत हुमा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो औरत हुमा को बुला रही थी और हुमा बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ चलती जा रही थी। शूट पूरी होने पर नोमी ने कट का इशारा दे दिया था और सारा स्टाफ अब अगले शूट की तैयारी करने में लगा हुआ था, मगर हुमा उस अनजानी औरत के इशारों पर चल रही थी। तभी वो औरत छत से होती हुई हवा में उड़ती हुई नीचे बागीचे की तरफ जाने लगी और उसे बुलाने लगी और हुमा बेइख्तियार दीवार पर चढ़ गई। अभी वो दीवार पर चढ़ी ही थी कि किसी ने डायरेक्टर नोमी से कहा, शूट तो खत्म हो गया है, फिर ये हुमा दीवार पर क्यों चढ़ रही है? नोमी और उसके असिस्टेंट ने जब ये देखा तो हुमा को आवाज देने लगे, हुमा क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ, मत चढ़ो दीवार पर। मगर हुमा तो जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। इससे पहले कि वो दीवार से उस ना दिखने वाली औरत के कहने पर छलांग लगाती, मुनीब ने उसे आकर पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतारकर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो हुमा, ये क्या करने जा रही थी? दीवार से क्यों कूद रही थी तुम? बोलो, अगर गिरकर मर जाती तो क्या जवाब देते हम तुम्हारे घर वालों को? हुमा ने होश संभाला और कहा, मुनीब, यहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वो मुझे अपने पास आने को कह रही थी और मैं बेबस होकर उसकी तरफ चल पड़ी। मुनीब ने आसपास देखा और कहा, कहाँ है वो बूढ़ी औरत? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुनीब, मेरा यकीन करो, वो यहाँ पर थी। हुमा, ये तुम्हारा वहम होगा। अगर यहाँ कोई चीज होती तो जरूर दिखाई देती हमें। इतने में बाकी सब लोग भी हुमा और मुनीब के पास आ गए। डायरेक्टर नोमी ने पूछा कि क्या हुआ हुमा को, तो मुनीब ने कहा, सर हुमा कह रही है कि इसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हुमा, क्यों ऐसी बातें करके सबको डराना चाहती हो? अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो सबको दिखाई देता। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है। चलो उठो और जाओ सब नीचे और अगले शूट की तैयारी करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाकी सारे लोग छत से नीचे आ जाते हैं, सिवाय डायरेक्टर नोमी के। वो छत पर ही खड़ा रहा
और आसपास के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूं। नोमी ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं हूं यहाँ पर। तुम्हें इसलिए अपना चेहरा दिखाया है ताकि तुम दोबारा ये ना कहो कि इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं भी यहीं रहती हूँ। अब तो नहीं कहोगे ना कि कोई नहीं यहाँ पर? फिर अचानक बूढ़ी औरत ने अपना हाथ नोमी की तरफ किया तो नोमी की रूह उसके जिस्म से निकलती हुई महसूस हुई। वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग छत पर आ गए तो उस बुढ़िया को देखकर सब दंग हो गए और कुछ तो वहां से नीचे भाग आए। मुनीब ने फौरन नोमी को पकड़ा और नीचे ले आया। नोमी ने कहा, हुमा, तुमने ठीक कहा था। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है जो इस हवेली में रहती है और यहाँ आने वालों को मार देती है। हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। और फिर वो मर गया। नोमी की इस तरह मौत ने सबको झिंझोड़ कर रख दिया। कई लोग कहने लगे कि हमें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम ही बढ़े होंगे कि बाहर की तरफ से जबरदस्त आंधी तूफान आ गया। पेड़ों के पत्ते उड़ उड़कर हवेली में मौत का समा बांध रहे थे। मुनीब ने कहा, सब कमरों में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रह जाए, बहुत तेज तूफान है। वो लोग डायरेक्टर नोमी की लाश भी वहीं बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग कमरे से बाहर आए तो देखा कि 2 लोग मरे पड़े थे और वहां से डायरेक्टर नोमी की लाश गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग उन्हें देखने बाहर आए तो कमरे में मौजूद डर से कांपती हुमा की आवाज सुनाई दी। फिर वो अचानक खामोश हो गई और जब मुनीब कमरे में पहुंचा तो हुमा मर चुकी थी और वो सोच रहा था कि ये क्या बात है। वो चुड़ैल जिसे भी मार रही है उसकी आंखों से खून बह निकलता है। बाकी लोगों को साथ लिए जब वो कमरे में हुमा की लाश को अकेला छोड़कर बाहर वालों की लाश अंदर लाने के लिए गए तो ये देखकर परेशान हो गए कि उनकी भी लाशें गायब हो चुकी हैं। मुनीब दोबारा जब हुमा की लाश के पास आया तो वो भी गायब हो चुकी थी। मुनीब ने सबको इकट्ठा किया एक कमरे में और कहा, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, हम सबको एक एक करके मार रही है। हमारी जिंदगी इसी में है कि हम इकट्ठे रहें एक कमरे में। सबने मुनीब की बात पर हाँ कहा, लेकिन मुनीब सोच रहा था कि आखिर लाशें कहाँ गायब हो गई हैं। मुनीब ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे की हर चीज गिरने लगी। मजबूरन सबको कमरे से बाहर आना पड़ा और बाहर इतना तूफान था कि जैसे ही वो सब बाहर निकले एक दूसरे से जुदा हो गए। एक एक करके वो चुड़ैल सबको मारती रही। मुनीब ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो वो दौड़कर छत पर चला गया और बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुनीब की नजर बाहर वाले कब्रिस्तान पर पड़ी और उसके बाद तूफान भी थम गया। मुनीब ने छुप कर देखा कि वो चुड़ैल मरने वालों की लाशें कब्रिस्तान में ले जाती है और किसी न किसी कब्र पर रख देती है। तो थोड़ी देर बाद वो लाश अपने आप ही कब्र में समा जाती। ये डरावना मंजर देखकर मुनीब का दिल हिल गया, मगर उसने हार नहीं मानी। पूरी रात में सारा स्टाफ मारा जा चुका था सिवाय मुनीब के। उसने अपने साथ होने वाले जुल्म की कहानी एक कागज पर लिख दी। इतने में सुबह भी होने लगी। वो कमरे से निकला और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकी। तभी उसकी नजर सामने खड़ी भयानक चुड़ैल पर पड़ी। वो पूरी तरह से
منیب کو مارنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ منیب گاڑی سے نکل کر قبرستان کی طرف بھاگا، مگر ٹھوکر لگنے سے گر گیا اور وہ چڑیل اس کے اوپر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنے تیز ناخنوں سے منیب کو چیر پھاڑ ڈالا۔ وہ کراہتا ہوا وہیں پر ریت کے ذروں کی طرح قبر میں سما گیا، اور یوں سارے اسٹاف کی موت ایک ہی رات میں ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق امجد اور سائم حویلی آ پہنچے۔ انہوں نے جب حویلی میں کسی کو نہیں پایا تو پریشان ہو گئے۔ پھر سائم کی نظر منیب کے لکھے ہوئے کاغذ پر پڑی تو وہ کہنے لگا، او میرے خدا، وہ تو سب مارے گئے۔ لیکن اسی لمحے سائم نے کچھ سوچتے ہوئے پیچھے والے قبرستان کا رخ کیا اور وہاں پر قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ پہلی قبر میں اسے منیب کی لاش ملی، پھر ڈائریکٹر نومی کی، اور پھر ایک قبر سے بالوں کا گچھا ملا۔ سائم نے وہ بال جیسے ہی قبر کے اندر جلائے تو وہ چڑیل چلاتی ہوئی وہاں پر آ گئی اور بالوں کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ امجد نے سائم سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو سائم نے کہا، ڈائریکٹر نومی کی کہانی جو کہ سیریل والی تھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ منیب نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ جو کاغذ میں لکھا ہے، جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے کہانی یاد آ گئی۔ اس کا اینڈ چڑیل کے بال جلانے سے ہونا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں